हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। आज हम क्विक रिवीजन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 17 को कवर करेंगे और आज हमारा टॉपिक होगा डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स या फिर किंगडम एनिमलिया। तो ये चैप्टर स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा तंग करता है और बहुत डिफ़िकल्ट फील होता है। इसमें से क्वेश्चंस भी ऐसे डिफ़िकल्ट निकल के आते हैं। तो इसको आपने इस लेक्चर को बहुत ही डिटेल में देखना है और जो नोट्स मैंने बनाए हैं ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसको अगर आप यहाँ पर ये बाय करना चाहते हैं सारे चैप्टर्स के नोट्स, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं जो सन अकेडमी का है ऑफिशियल। अब इन नोट्स की खास बात क्या है कि इनमें जो चीज़ है उसको मैंने पॉइंट्स में और बहुत ही शॉर्ट अंदाज में लिखा है, ताकि आपको मेजर जो चीज़ें हैं, मेन जो चीज़ें हैं वो आपको कुछ इस तरह से एब्जॉर्ब हो जाएं कि दोबारा आपको वो चीज़ भूले ना। तो अगर आपको भी ये चैप्टर डिफ़िकल्ट लगता है तो आप इन नोट्स को 2-4 बार रिवाइज़ कर सकते हैं, तो आपको 80% चीज़ें याद हो जाएंगी। अब हम आते हैं इस लेक्चर पे। सबसे पहले डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स का मतलब क्या है। हमारे पास जितने भी एनिमल या किंगडम है उसके अंदर जितने भी जानवर आते हैं, हज़ारों किस्म के जानवर आ जाते हैं, तो उन सभी की जो स्टडी है उसे हम कहते हैं उसे हम किंगडम एनिमलिया कहते हैं। ओवरऑल इस पूरे किंगडम को हम किंगडम एनिमलिया कह रहे होते हैं, जिसमें सिर्फ एनिमल्स आते हैं। प्लांट्स और बाकी के जो फंजाई हैं वो इसके अंदर हम काउंट नहीं करते। अब एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो एनिमल सबसे पहले मल्टी सेलुलर होते हैं। कोई भी एनिमल यूनिसेलुलर नहीं होता, ये यूकैरियोटिक सेल के बने हुए हैं। हेट्रोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशन होते हैं। कभी भी कोई एनिमल फोटोसिंथेसिस करके या फिर ऑटोट्रॉफ नहीं होगा। ये हेट्रोट्रॉफ होंगे, हमेशा दूसरे पर डिपेंड करेंगे। और यहाँ पर ये इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ हैं। इसका मतलब ये दूसरे जो भी मटेरियल ये खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उसको ये इंजेस्ट करेंगे अपनी बॉडी में। इनकी जो न्यूट्रिशन होगी वो होलोजोइक न्यूट्रिशन होगी। अब कैपेबल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके अंदर ज़्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, लेकिन जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं, स्मॉल एनिमल्स हैं, उनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। इनके पास सेल वॉल नहीं होती और ये मोटाइल इन नेचर होते हैं। ये जो है वो मूव कर सकते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलाई को ये रिस्पॉन्स कर सकते हैं। अब एनिमल की जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो बहुत सारे फाइलम्स मौजूद हैं। जब एक किंगडम को क्लासीफाई किया जाता है तो उसे फाइलम के अंदर रखा जाता है। तो 33 फाइलम्स मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर मेजर जो फाइलम है वो 9 है, जिनको इस चैप्टर में डिस्कस करना है। पोरिफेरा, निडेरिया, प्लेटीहेलमिंथेस, एस्केलमिंथेस, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। तो ये 9 फाइलम जो है ये मेजर कंसर्न होगा इस चैप्टर का, जिसमें आपने इन सभी फाइलम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको देखना है और कुछ एग्जांपल्स भी याद रखनी है। अब इन क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मॉर्फोलॉजी एंड इंटरनल आर्किटेक्चर। तो क्लासिफिकेशन जो फाइलम्स के अंदर की गई है ये उनको देखा गया है कि उनका क्या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, कहाँ से वो डेवलप हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी क्या है, उनका अंदर का स्ट्रक्चर क्या है। इन सभी के बेसिस पे यहाँ पर क्लासिफिकेशन की गई है। जब बात आती है एनिमल क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन डिफरेंट तरह से की जा सकती है। जैसे कि हम बेस्ड ऑन द टिश्यू लेयर के हिसाब से हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। एक होते हैं पैराजोआ, दूसरे होते हैं यूमेटाजोआ। पैराजोआ वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास ट्रू टिश्यू लेयर्स नहीं होती, मतलब कि उनके अंदर टिश्यूज़ नहीं होते, जस्ट सेल्स होते हैं जो अरेंज होते हैं एक तरह से। और ये ऑर्गेनिज्म ये पैराजोआ कहलाते हैं। इसके अंदर पॉरीफेरा एक ऑर्गेनिज्म, ये फर्स्ट फाइलम है, ये पॉरीफेरा पैराजोआ के अंदर आते हैं। बाकी सारे फाइलम यू मेटाजोआ के अंदर आते हैं, जिनके पास ट्रू टिश्यूज़ हैं और ऑर्गन्स हैं। तो ये टिश्यू और ऑर्गन जिनके पास मौजूद हैं वो यू मेटाजोआ हैं, और पैराजोआ के पास ये टिश्यूज़ नहीं होते, जस्ट सेल्स जो है उनकी सेल्युलर अरेंजमेंट होती है। उसके बाद बॉडी सिमेट्री के हिसाब से हम क्लासिफिकेशन करते हैं, रेडियल सिमेट्री एंड बायलेटरल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री उस ऑर्गेनिज्म की होती है जिसके पास ऐसे बॉडी पार्ट कुछ इस तरह से अरेंज हो कि वो सेंट्रल एक्सिस के अराउंड जो है उसको हम कहीं से भी डिवाइड करें तो वो इक्वली डिवाइड हो पाए। मतलब उसके अंदर सेंट्रल एक्सिस के अराउंड पार्ट्स की अरेंजमेंट होती है। जैसे कि निडेरिया है, निडेरिया के अंदर आप देख सकते हैं जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सेकंड फाइलम है, तो इसके अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। बायलेटरल सिमेट्री उन ऑर्गेनिजम्स की होती है जिनके पास उनकी बॉडी डिवाइड होती है दो सिमेट्रिकल हाफ्स के अंदर। तो अगर आप एक बटरफ्लाई को देखते हैं तो यहाँ पर ये बटरफ्लाई है, और इस बटरफ्लाई के अंदर अगर आप बीच से इसको डिवाइड करते हैं तो दो ये इक्वल हाफ के अंदर डिवाइड हो जाएगा। और अगर यहाँ से आप दूसरी एंगल से डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल हाफ के अंदर डिवाइड नहीं होगा। तो ये एक्चुअली बायलेटरल सिमेट्री कहलाती है, जिसमें बॉडी सिर्फ दो इक्वल हाफ के अंदर डिवाइड हो पाती है एक ही एंगल से। तो ये हमारी इंसान की बॉडी भी इस तरह से है, उसके अंदर भी बायलेटरल सिमेट्री मौजूद है। बाकी सारे भी जितने भी फाइलम्स हैं उनकी बायलेटरल सिमेट्री है, जैसे प्लेटीहेलमिंथेस है, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा।
उसके बाद क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सीलोम। तो सीलोम जो है एक बॉडी कैविटी होती है, वो कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास मौजूद होती है। तो हायर ऑर्गेनिजम्स के पास सीलोम मौजूद होती है, जबकि लोअर ऑर्गेनिज्म के पास ये बॉडी कैविटी नहीं होती। अब असिलोमेट जिनके पास बॉडी कैविटी नहीं है तो ये प्लेटीहेल्मिन्थस हैं, और यहाँ पर भी ये जो पैराजोआ पॉरीफेरा और निडेरिया जो है इनके पास भी एक्चुअली बॉडी कैविटी नहीं होती। तो इसके बाद सूडोसिलोमेट हैं जिनके पास एक फॉल्स बॉडी कैविटी होती है। उनके अंदर क्या होता है कि बॉडी कैविटी जो है वो जस्ट एक तरफ से ही वो एक लेयर से अराउंड होती है, दूसरी तरफ से वो लेयर मौजूद नहीं होती, इसीलिए इसको हम फॉल्स बॉडी कैविटी कहते हैं। अब इसको अगर आपने डिटेल में समझना है तो आप जो है बुक से पढ़ सकते हैं, ताकि आपको ये डिटेल में समझ में आए। अब एस्केल्मेंथिस इसके अंदर आते हैं, सीडोसिलोमेट के अंदर। उसके बाद है सिलोमेट जिसके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी होती है। ये सारे हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकानोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। तो जस्ट ये अपने मेन जो चीज़ें हैं ये याद रखनी है कि कौन सी खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो किस फाइलम के अंदर पाई जा रही हैं, और बाकी फाइलम के अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगी और वहाँ पर उसकी अपोजिट वाली होगी। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द जर्म लेयर्स। तो जर्म लेयर्स जो टिश्यू लेयर्स हैं जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर आपको शो होती हैं, तो उनके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक वो एनिमल्स जिसके पास दो जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोड्रम एंड एंडोड्रम। बीच वाली जो मीजोड्रम है वो इनके अंदर मौजूद नहीं होती। इसके अंदर निडेरिया आती हैं जैसे जेलीफिश एंड कॉर्ल। तो ये जो है निडेरियन है, निडेरियन के पास डिप्लोब्लास्टिक मौजूद है। उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनके पास तीन जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोड्रम, मेसोड्रम एंड एंडोड्रम। तो ये प्लेटीहेल्मिन्थस से लेकर बाकी सारे फाइलम के पास ही ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। इंसान भी कॉर्डेट्स हैं तो वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। उसके बाद एक और क्लासिफिकेशन है प्रोटोस्ट्रॉम एंड ड्यूटेरोस्ट्रॉम के अंदर। तो प्रोटोस्ट्रॉम वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास जो ब्लास्टोपोर जो एम्ब्रियो की फर्स्ट ओपनिंग होती है। अब वो ये फर्स्ट ओपनिंग ये अगर माउथ के अंदर डेवलप हो रही है तो इन ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोटोस्ट्रॉम कहते हैं। अगर ये ब्लास्टोपोर जो फर्स्ट ओपनिंग है एम्ब्रियो की, ये अगर एनस के अंदर डेवलप हो रही है पहले और उसके बाद दोबारा दूसरी ओपनिंग जो है वो माउथ बन रही है, तो ये ड्यूटेरोस्ट्रॉम कहलाते हैं। तो ये प्रोटोस्ट्रॉम के अंदर एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा आते हैं, जबकि ड्यूटेरोस्ट्रॉम के अंदर इकानोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा आते हैं। तो अब ये एक ट्री है क्लासिफिकेशन का, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस ट्री के अंदर भी आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाता है क्लासिफिकेशन का, जिसमें यहाँ पर पहले तो सेंट्रल प्रोटिस्ट हैं जहाँ से ये सारे इवॉल्व हुए हैं, और यहाँ से सबसे पहले स्पंजेस आते हैं जिनकी सेल्यूलर लेवल है। उसके बाद जब हम देखते हैं तो असिलोमेट हैं जिसमें प्लेटफॉर्म्स हैं यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थस हैं, और ये रेडिएटा हैं मतलब कि जिनके पास रेडियल सिमेट्री है, तो उनके अंदर जस्ट निडेरियंस आ रहे हैं, निडेरिया आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पर सीडोसेलोमेट के अंदर ये वाले राउंड वॉर्म्स आ रहे हैं, मतलब कि एनिलिडा है, मोलस्का है। उसके बाद प्रोटोस्ट्रॉम और ड्यूटेरोस्ट्रॉम के बाद जो भी आ रहे हैं ये सारे इनके पास बायोलेटरल सिमेट्री और सीलोम मौजूद है। तो ये इस तरह से इनकी क्लासिफिकेशन जो है वो की जाती है, और ये ट्री आपको एक आइडिया देता है। तो अब हम फाइलम को स्टार्ट करते हैं और फाइलम को डिस्कस करना शुरू करते हैं। उससे पहले एक मैंने पेज बनाया जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये पेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर मैंने समराइज़ किया है 9 फाइलम को किंगडम के, जिसमें यहाँ पर पॉरीफेरा है जिसमें स्पंजेस आते हैं, ट्रू टिश्यू नहीं है, निडेरियन है, जेलीफिश है, हाइड्रा है जिसके एग्जांपल्स हैं, इनके पास रेडियल सिमेट्री है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैविटी है। तो ये वाला पेज जो है ये आपने एक बार देख लेना है, और इसमें जो मेन चीज़ें हैं आपको एक ओवरऑल आइडिया आ जाएगा। ये वाली चीज़ें अगर आपको याद हो गई तो आप ज़्यादातर चीज़ें आप जहन में रख पाएंगे। तो पॉरीफेरा पे आते हैं। पहले आप याद रहे कि जो इनकी फिगर्स हैं वो मैंने डायग्राम ज़्यादातर इसमें नहीं रखी हैं, बिकॉज मुश्किल हो रही थी यहाँ पे, तो मैंने डायग्राम्स नहीं रखी हैं। आप बुक के अंदर इनकी डायग्राम्स देख सकते हैं अगर आपको समझना हो कि ओस्टिया कहाँ से है, स्पंजियोसेल और ये पिनाकोसाइट कौन से सेल्स हैं, तो इनकी डायग्राम बुक के अंदर सारी मौजूद हैं। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं पॉरीफेरा की, जिसमें सबसे पहले पॉरीफेरा सिंपलेस्ट एनिमल्स हैं। सबसे सिंपलेस्ट एनिमल्स ये पॉरीफेरा हैं जिनको आपने फर्स्ट पे रखा है, ताकि उसके बाद आप कॉम्प्लेक्स फाइलम्स की तरफ जो है वो बढ़ते जाएंगे। तो इनके पास ट्रू टिश्यूज़ नहीं होते, ऑर्गन्स भी नहीं होते, टिश्यूज़ ही नहीं है तो ऑर्गन्स नहीं होंगे। ये एक्वाटिक एनिमल्स हैं, ये वाटर के अंदर ये फिल्टर फीडर्स हैं, मतलब कि वहाँ पर वाटर को ही ये एब्जॉर्ब करते हैं, वहाँ से ये न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, उनको फ़िल्टर करते हैं वाटर को, और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं वाटर से। अब इनकी बॉडी एक सेक लाइक होती है, मतलब कि अंदर एक कैविटी होती है इस तरह से, और इनके पास
उनके अंदर पोर्स मौजूद होते हैं। इस पूरी बॉडी के अंदर पोर मौजूद होते हैं, एक तरह के सुराख होते हैं। अब इन सुराख से ये वाटर को बॉडी के अंदर इंटर करते हैं और ये पोर्स ओस्टिया कहलाते हैं, जहाँ से वाटर इंटर होता है थ्रू अ बॉडी सेंट्रल कैविटी। अब ये वाटर जो है ये बॉडी की सेंट्रल कैविटी के अंदर जाता है, इन पोर से ये इंटर होकर बॉडी के अंदर जाता है। अब ये बॉडी की जो कैविटी है, सेंट्रल कैविटी, से स्पंजोसेल कहते हैं। अब इस स्पंजोसेल के अंदर वाटर मौजूद होगा जो इन ओस्टिया से अंदर जा रहा है एंड एग्जिट थ्रू अ लार्ज ओपनिंग, और ऊपर से एक लार्ज ओपनिंग होती है जहाँ से ये वाटर बाहर निकलता है। तो ये ऑस्क्यूलम कहलाती है, जो जहाँ से वाटर बाहर आता है। बॉडी वॉल्स कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स। इनकी जो बॉडी की वाल है 2 लेयर्स की बनी हुई है। पहली लेयर जो है आउटर लेयर होती है, जो पिनाकोसाइट एक तरह के सेल हैं इनसे बनी हुई है, और अंदर की जो लेयर है वो कोयानोसाइट से बनी हुई है। इसके अंदर 2 टाइप के सेल आ रहे हैं जो आउटर लेयर और इनर लेयर को बना रहे हैं। अब मीजोइल एक गेलाटिनस मैट्रिक्स है जो इनके 2 लेयर्स के बीच में मौजूद होता है। तो ये एक मैट्रिक्स है, इनके दोनों लेयर्स के बीच में ये इस तरह से भरा हुआ होता है। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं तो पिनाकोसाइट जो फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं ये आउटर सरफेस बनाते हैं, मतलब कि बाहर वाली मेम्ब्रेन जो होगी उनमें ये फ्लैजिलेटेड सेल्स मौजूद होंगे। अब याद रहे ये पिनाकोसाइट एक तरह के फ्लैजिला वाले सेल्स हैं। कॉलर सेल्स या फिर कोआनोसाइट्स, ये कॉलर सेल्स हैं, ये भी फ्लैजिला के साथ मौजूद होते हैं और ये वाटर करंट को और पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं। मतलब कि जब वाटर वहाँ से गुजरता है तो उसको ये पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं। तो ये कोआनोसाइट इसीलिए इनर मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद हैं ताकि वो पार्टिकल्स को ट्रैप कर सकें और उनको यूटिलाइज कर सकें। स्पिक्यूल्स जो है इनके अंदर स्केलेटल मैट्रिक्स हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट्स के बने हुए हैं, सिलिका और प्रोटीन इन तीनों के बने हुए हैं, और ये एंडोस्केलेटन प्रोवाइड करते हैं इस स्पंजेस को। तो स्पंजेस के अंदर ये जो स्केलेटन है वो एक्चुअली स्पिक्यूल्स का बना हुआ है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन इन स्पंजेस या फिर पोरिफेरा के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है। तो मोस्ट स्पंजेस आर हर्मेफ्रोडाइल, मतलब कि इनके अंदर दोनों सेक्सेस मौजूद होते हैं। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर एक ऑर्गेनिज्म है तो ये खुद से रिप्रोडक्शन कर सकता है। इनके पास जो है ये हर्मेफ्रोडाइल हैं, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं, मतलब इनकी बॉडी के छोटा फ्रेगमेंट जो है वो बनेगा और उससे एक नया स्पंज बन जाएगा। या फिर ये बडिंग करते हैं, तो बडिंग आपको पता होगा जहाँ से एक बड बनता है और उस बड में एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये फ्रेगमेंटेशन और बडिंग से ही इनकी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है जिसमें स्पर्म जो है वो वाटर के अंदर रिलीज़ किए जाते हैं और फर्टिलाइजेशन होती है और लार्वा वहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर लार्वा जो है वो बन जाता है और उसके बाद लार्वा में से नई स्पंज बनते हैं। अब इसके स्पंजेस के कॉमन एग्जांपल्स हैं जो आपने याद रखने हैं, साइकोन है, यूप्लेक्टिला है और स्पंजिला है। तो ये 3 इसके एग्जांपल्स हैं जो बुक में भी लिखे हुए हैं, ये आपने याद रखने हैं। एवोल्यूशनरी एडाप्टेशन के अंदर क्योंकि ये सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स हैं तो ये इवॉल्व हुए हैं कहाँ से, ये कॉलोनिकल जो फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट हैं ये प्रोटिस्ट में से इवॉल्व हुए हैं। और फ्लैजिलेटेड जो प्रोटिस्ट थे कॉलोनीज़ में जो रहते थे, अब इनसे ये इवॉल्व हुए। तो उसके बाद इनके पास जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो मौजूद नहीं है। इनके पास जो सेल्यूलर है वो इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन है। जब वाटर को ये पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करते हैं तो ये सेल के अंदर ले जाते हैं और वहाँ पर इनकी सेल्यूलर इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होती है। इनके पास रेस्पिरेटरी या फिर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स मौजूद नहीं है, इनके पास ये सिस्टम्स नहीं है। लेक नर्वस सिस्टम, इनके पास नर्वस सिस्टम भी नहीं है। और ट्रांसपोर्ट जो होती है फूड की वो डिफ्यूजन के थ्रू हो जाती है, क्योंकि इनकी सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो इनके अंदर सेल टू सेल जो है वो डिफ्यूजन से मटेरियल की ट्रांसपोर्ट हो जाती है। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पंजेस बाथिंग के लिए, पॉलिशिंग के लिए, स्क्रबिंग के लिए यूज़ होते हैं। मतलब कि स्पंज जो है ये इंसान के द्वारा और अलग अलग चीज़ों में इनको यूज़ किया जाता है, बाथिंग के अंदर या पॉलिशिंग के अंदर इनको यूज़ किया जाता है। और कुछ केमिकल्स भी स्पंज बनाते हैं जो कि पोटेंशियल मेडिसिनल यूज़ हैं उनके, वो मेडिसिन के अंदर यूज़ किए जाते हैं। तो ये स्पंजेस का फाइलम था वो हमने डिस्कस किया। फाइलम निडेरिया ये सेकंड फाइलम है, इसको हम डिस्कस करते हैं। इसकी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हैं कि ये एक्वाटिक एनिमल्स हैं, ये पानी के अंदर रहते हैं, ज़्यादातर की मैरीन है, समंदर के अंदर रहते हैं। और इनके पास जो सिमेट्री है वो रेडियल है। तो अगर आप एक देखेंगे निडेरियन को, तो जेलीफिश को अगर आप देखेंगे तो क्या होगा कि उसकी कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। वो उसको आप कहीं से भी किसी भी एंगल से अगर आप डिवाइड करोगे तो वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता है। तो इसीलिए इसको हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। तो ये एक सर्कुलर किस्म का है,
तो इसके अंदर रेडियल सिमेट्री मौजूद है। ये डिप्लोब्लास्टिक है, इसके पास 2 जर्म लेयर्स होती हैं। जस्ट एक ही ऑर्गेनिज्म है जो डिप्लोब्लास्टिक हैं, वो है निडेरियंस। तो इनके पास 2 जर्म लेयर्स हैं, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म, और इनकी जो बॉडी वाल्स हैं वो एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बनाती हैं, जहाँ पर ये इनकी जीआईटी है, या फिर इंसान के अंदर जो जीआईटी मौजूद है उसी तरह की इनकी एक कैविटी मौजूद है। उनके अंदर यहाँ पर फूड स्टोर होता है। और पजेज स्पेशलाइज्ड सेल्स का निडोसाइट, इनके पास एक खास किस्म के सेल्स होते हैं जिन्हें निडोसाइट कहते हैं, और ये स्टिंगिंग सेल्स हैं, स्टिंगिंग स्ट्रक्चर्स हैं इन सेल के अंदर, और ये स्टिंगिंग जो स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें हम नेमाटोसिस्ट कहते हैं। तो निडोसाइट सेल के अंदर नेमाटोसिस्ट मौजूद होते हैं, और ये प्रे को कैप्चर करने के लिए, सॉरी यहाँ पर कैप्चर होगा, तो ये कैप्चर करने के लिए हेल्प करते हैं, मतलब कि प्रे को जो शिकार है उस, ये एक्चुअली कॉर्निवोर्स हैं, ये शिकार करते हैं, तो शिकार के लिए इनको ये निडोसाइट जो सेल्स हैं ये हेल्प करते हैं। अब इनकी बॉडी के 2 फॉर्म्स हैं, एक है पॉलिप्स और दूसरे हैं मेडुसा। पॉलिप्स जो है ये सिसाइल होते हैं, एक ही जगह पे मौजूद होते हैं, जबकि मेडुसा जो है ये फ्री स्विमिंग होते हैं। इन दोनों के स्ट्रक्चर्स जो है वो आप देख सकते हैं। पॉलिप्स जो है वो कुछ इस तरह का दिखता है, और मेडुसा जो है ये अपोजिट की तरह होता है, मतलब कि उल्टा होता है। तो इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आप बुक में देख सकते हैं। अब डाइजेशन के अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर जो कैविटी है वो यहाँ पर मौजूद होती है, और इसके अंदर इंजेशन और डाइजेशन इस कैविटी के अंदर होती है, और यहाँ पर इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन भी होती है और एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी होती है। कैविटी के अंदर डाइजेशन भी होती है और इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन भी होती है फूड पार्टिकल्स की। इनके पास कोई स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, जस्ट गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन के अंदर देखें तो इनके अंदर गैसेस एक्सचेंज जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू होती है, कोई ऑर्गन नहीं है इनके अंदर, और यहाँ पर नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो भी डिफ्यूजन के थ्रू निकल जाता है। इनके अंदर नर्वस सिस्टम जो है वो कुछ नर्व नेट्स होती हैं जो इनकी पूरी बॉडी के अंदर इस तरह से फैली हुई होती हैं, और वो पूरे सिग्नल्स को जो है वो पहुंचाती हैं। और इनके पास ये नर्व सेल्स का नेटवर्क होता है, लेकिन स्पेशलाइज्ड नर्वस सिस्टम नहीं होता, ब्रेन और बाकी नर्व्स के साथ नहीं होता। अब इनके पास रिप्रोडक्शन के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल दोनों होती हैं। असेक्सुअल के अंदर बडिंग और रीजनरेशन होती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमीट्स बनते हैं। गैमीट्स वाटर के अंदर रिलीज होते हैं, और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर इनकी बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन होती है, जहाँ पर गैमीट बॉडी के बाहर रिलीज होते हैं और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन की जाती है। तो उसके बाद उनमें से गैमीट्स उनमें से एम्ब्रियो बनता है और ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अब कॉमन निडेरियंस के अंदर हाइड्रा, जेलीफिश और सी एनेमोन हैं, और ये 3 इसके एग्जांपल हैं। हाइड्रा फ्रेश वाटर पॉलिप्स है, मतलब कि फ्रेश वाटर के अंदर रहता है, इसकी बॉडी पॉलिप है। जबकि जेलीफिश की जो बॉडी है वो मेडुसा है जो मेरीन में रहता है, और सी एनेमोन जो है ये मेरीन में रहता है और समंदर के अंदर रहता है, और पॉलीफिट की नेचर है। नेक्स्ट फाइलम पे आते हैं। नेक्स्ट फाइलम है प्लेटीहेल्मिंथेस। इनको हम फ्लेट वर्म्स कहते हैं, क्योंकि ये एक तरह के फ्लेट होते हैं, जैसे आपने देखा होगा इनको। तो ये एक्चुअली फ्लेट बॉडी के होते हैं, इनकी बॉडी बिल्कुल ही फ्लेट होती है और राउंड शेप की नहीं होती। तो ये फ्लेट वर्म्स कहलाते हैं, प्लेटीहेल्मिंथेस कहलाते हैं। और इनके अंदर जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये फ्लेटेंड होते हैं डोर्सो वेंट्रली, मतलब ऊपर नीचे से ये इस तरह से फ्लेट होते हैं। ठीक है, फ्लेट आप समझते हैं एक तरह के सरफेस की तरह होते हैं। तो ये फ्लेट होते हैं, और बायलेटरल सिमेट्री होती है इनकी, ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर हैं। इसके बाद जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो बायलेटरल हैं, जबकि निडेरिया पहले रेडियल थे और बाकी सारे बायलेटरल हैं। और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, तो निडेरिया जस्ट डिप्लोब्लास्टिक थे, बाकी जितने भी अब ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। तो इस तरह से आप चीज़ें याद रख सकते हैं। तो इनके पास 3 जर्म लेयर्स हैं, असिलोमेट हैं, इनके पास बॉडी कैविटी नहीं होती। तो प्लेटीहेल्मिंथेस के अंदर बॉडी कैविटी नहीं होती, और एस्केल्मिंथेस जो राउंड वर्म्स हैं वहाँ से ये बॉडी कैविटी आ जाती है, और उसके बाद आगे ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होती है। इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन की लेवल है वो ऑर्गन लेवल है। यहाँ पर ऑर्गन्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं, जबकि पिछले ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गन नहीं थे। और ये हर्मेफ्रोडाइटिक हैं, इसका मतलब है इनके अंदर जो सेक्सेस होंगे वो मेल और फीमेल के सेक्सेस एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होंगे, तो इसको हम हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं। इनके अंदर हेड होता है, और सेंस ऑर्गन भी यहाँ पर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। इनके अंदर एक तरह के आई स्पॉट मौजूद होते हैं जो देखने का काम करते हैं। तो ये आई स्पॉट यहाँ पर सेंस ऑर्गन के तौर पे इनके पास मौजूद हैं। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी है डाइजेशन के लिए, और इनके पास एक खास स्ट्रक्चर है जिसका नाम है प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया एक्सक्रीशन के काम आता है, और यहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट किए जाते हैं। अब लेडर टाइप इनका नर्वस सिस्टम है, मतलब कि ये एक फ्लेट अगर वार्म है तो इसके अंदर लेडर टाइप इस तरह से होगा कि यहाँ पर पहले 2 नर्व्स जा रही होंगी और उनके बीच में इस तरह से कनेक्शंस होंगे। तो ये एक तरह का लेडर टाइप नर्वस सिस्टम कहलाता है।
तो इसके स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि गूगल लेडर टाइप क्या है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इनके पास रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम्स नहीं है, कोई भी स्पाइस इनके पास ये नहीं है। ठीक है, तो जैसे जो खास चीज़ें हैं वो यहाँ पर मैंने लिख दी हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं जो आ सकते हैं, और यही आपको याद रखनी है। बाकी से इनके अंदर कोई सर्कुलेटरी सिस्टम है या नहीं है वो चीज़ें याद रखने की नहीं है, वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपको ये मेन जो पॉइंट्स हैं ये आपको पूछे जाएंगे जो मैंने हाईलाइट किए हैं। रिप्रोडक्शन के अंदर इनके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। असेक्सुअल के अंदर इनके पास रीजनरेशन होती है, जबकि सेक्सुअल के अंदर हर्मेफ्रोडाइटिक हैं, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, मतलब कि यहाँ पर से इंटरनल फर्टिलाइजेशन होना शुरू है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिजम्स जो है वो स्पर्म्स दाखिल करते हैं दूसरे की बॉडी के अंदर, और यहाँ से ये हर्मेफ्रोडाइल हैं, तो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर ये दोनों मौजूद होंगे सेक्सेस, तो इस वजह से इनके पास फर्टिलाइजेशन उसी ऑर्गेनिज्म के अंदर होगी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कॉमन प्लेटीहेल्मिंथेस के अंदर सबसे तो पहले तो प्लेनेरिया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर प्लेनेरिया को पढ़ा जाता है। उसके बाद लिवर फ्लेक है और टेपवार्म है। तो ये टेपवार्म और लिवर फ्लेक ये सारे प्लेटीहेल्मिंथेस हैं। प्लेनेरिया एक फ्री लिविंग स्विमिंग ये प्लेटफॉर्म है जो सिंपल नर्वस सिस्टम के साथ आई स्पॉट्स के साथ मौजूद होता है। लिवर फ्लेक ये पैरासाइटिक प्लेटफॉर्म है जो लिवर को इन्फेक्ट करता है, वर्टिब्रेट्स के लिवर को ये इन्फेक्ट कर रहा होता है। और पैरासाइटिक प्लेटफॉर्म है ये टेपवार्म जो कि इंटेस्टाइन्स के साथ अटैच होता है, वर्टिब्रेट्स के अंदर ये इंटेस्टाइन्स से अटैच होता है। आप जस्ट इनके नाम याद रख लें तो ही बस बहुत है, आप जस्ट इनके नाम एक बार याद रख लें। उसके बाद आगे चलते हैं। फाइलम एस्केल्मेंथिस जिसे हम नेमाटोड्स कहते हैं, और इनको ये नेमाटोड्स जो है ये मोस्ट अबंडेंट एनिमल हैं अर्थ पे सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले एनिमल्स जो है ये मौजूद हैं नेमाटोड्स। और अर्थ्रोपोड जो है इसके बारे में आपने याद रखना है कि वो सबसे ज़्यादा डाइवर्स है। तो अब उसके बाद चलते हैं फाउंड वेरियस हैबिटेट्स। ये बहुत सारे हैबिटेट्स के अंदर पाए जाते हैं, जैसे सी वाटर है, मेरीन वाटर है, फ्रेश वाटर है, सॉइल है, इन सभी के अंदर ये मौजूद होते हैं। ये फ्री लिविंग है, पैरासाइटिक हैं, प्रीडेटरी हैं, मतलब ये शिकार भी करते हैं, पैरासाइट हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचा के अपना फ़ायदा लेते हैं। बायोलेटरली सिमेट्रिकल हैं, इनकी सिमेट्री बायोलेटरल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, सूडोसेलोमेट हैं। ये एस्केल्मेंथिस से आपने मेन बात याद रखनी है कि ये सूडोसेलोमेट हैं, और इनकी बॉडी जो है वो सिलेंडर की तरह है, राउंड शेप की है, जबकि ये फ्लैट नहीं है। ठीक है, तो इनके पास पॉइंटेड एंड्स भी मौजूद होते हैं, ये इनके पॉइंटेड एंड्स हैं, और इनकी जो बॉडी है वो इस तरह से राउंड है। ठीक है, राउंड का मतलब है ये इस तरह से सर्कुलर बॉडी है। उसके बाद इनके पास एक तरह के मसल्स भी होते हैं जिनका नाम है लॉन्गिट्यूडनल मसल, और ये लॉन्गिट्यूडनल मसल थ्रेशिंग की मूवमेंट के लिए काम आते हैं, मूवमेंट के अंदर ये काम आ रहे होते हैं। इनके पास सेक्सेस सेपरेट होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। इनके पास कंप्लीट डाइजेशन भी आ चुकी है, और इनके पास माउथ टू एनस, यहाँ से माउथ एक साइड से माउथ होता है, दूसरी साइड से एनस होता है, बीच में इनकी डाइजेशन कैविटी होती है। तो ये माउथ टू एनस एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर डेवलप हो चुका है। एक ट्यूबुलर गट होती है पूरी यहाँ से, और ये डाइजेशन के लिए एफिशिएंट डाइजेशन करवाने के लिए हेल्प करती है। डिफ्यूजन के अंदर इनके पास रेस्पायरेशन के अंदर डिफ्यूजन होती है गैसेस की, और यहाँ पर कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पायरेटरी सिस्टम नहीं होता, कोई ऑर्गन नहीं होता। स्पेशलाइज्ड सिस्टम का मतलब ये है कि उनके पास कोई इस सिस्टम के लिए कोई ऑर्गन नहीं है। अब इन राउंड वार्म्स के पास सर्कुलेटरी सिस्टम है, राउंड वार्म्स के पास कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो इनके पास जो डिफ्यूजन होती है वो न्यूट्रिएंट्स की और वेस्ट प्रोडक्ट की डिफ्यूजन हो जाती है। एक्सक्रीशन के अंदर इनके पास सिंपल एक्सक्रीटरी सिस्टम है, 2 कैनाल हैं रनिंग अलोंग द बॉडी, मतलब कि 2 कैनाल्स हैं जो एक्सक्रीशन के लिए काम आती हैं। और नर्वस सिस्टम के अंदर इनके पास नर्व रिंग है और नर्व कॉर्ड है जो इसकी पूरी बॉडी के अंदर सिग्नल्स को पहुंचाती है। सेंसरी ऑर्गन्स इनके पास हेड और हेड के अंदर मौजूद हैं जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्टिंग स्टिमुलाई, किसी भी स्टिमुला को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। इंपॉर्टेंस इनकी क्या है कि ये नाइट्रोजन साइकिल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और डीकम्पोजिशन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये डिफरेंट मटेरियल को डीकम्पोज कर रहे होते हैं। पेस्ट को भी कंट्रोल करने के लिए हेल्प करते हैं, मॉस्किटोज जैसे हैं उनको ये कंट्रोल करते हैं, उनको ये अपना शिकार बनाते हैं। मैनी स्पीशीज़ आर पैरासाइट्स, बहुत सारी स्पीशीज़ पैरासाइट्स हैं, प्लांट्स और एनिमल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, इंसान को भी ये नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये बातें भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है ताकि ये इनकी इंपॉर्टेंस है, इनसे आप बच सकें। नेमाटोड्स
इसके अंदर एग्जांपल्स हैं एस्कार्स है, एनसाइक्लोस्ट्रोमा है और विचेरिया है। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं और ये आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है एनिलिडा। एनिलिडा को हम कहते हैं सेगमेंटेड वॉर्म्स। इसके अंदर सेगमेंट्स बने होते हैं इस तरह से। ये इसे हम कहते हैं सीटा। तो इनके अंदर सीटा बने होते हैं, सेगमेंट्स बने होते हैं जो ब्रिस्टल्स होते हैं एक तरह के। अब सेगमेंटेड बॉडी होती है, इनकी डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स होते हैं बॉडी के अंदर, अलग अलग इस तरह से सेगमेंट्स बने होते हैं पूरी बॉडी के अंदर। और ये बायलैटरली सिमेट्रिकल हैं। आप अगर इनको डिवाइड करेंगे तो ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, 3 जर्म लेयर्स हैं, सीलोमेट हैं, इनके अंदर बॉडी कैविटी भी मौजूद होती है और वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स हैं, सिस्टम्स भी मौजूद हैं। अब इनके पास ऑर्गन सिस्टम्स भी आ चुके हैं जो वेल डेवलप्ड हैं, लेकिन कुछ ऑर्गन सिस्टम मौजूद हैं, कुछ नहीं हैं। पजेस काइटिनस सीटा, इनके अंदर जो सीटा मौजूद हैं, ये बाहर से जो आपको रिंग्स नज़र आ रही हैं, ये क्या हैं, ये ब्रिस्टल्स हैं जो काइटिन के बने हुए हैं, काइटिनस हैं। और ये लोकोमोशन के अंदर इंपॉर्टेंट हैं, लोकोमोशन के अंदर, मूवमेंट के अंदर काम आते हैं। इनमें ज़्यादातर हर्माफ्रोडाइट्स हैं और क्रॉस फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होती है, 2 ऑर्गेनिजम्स के बीच में यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है। और इनके पास मेल और फीमेल का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिसमें यहाँ पर हर्माफ्रोडाइट्स भी हैं और क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी करते हैं। मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेम सेक्सेस होंगी, एक ही बॉडी के अंदर 2 सेम मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मौजूद होंगे, लेकिन लेकिन फिर भी ये क्या करेंगे, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करेंगे, मतलब कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ ये क्रॉस कर सकते हैं। अब डेवलप इन्वॉल्व्स ट्रोकोस्फेयर। जब इनकी डेवलपमेंट होती है तो ट्रोकोस्फेयर लार्वा बनता है और ये लार्वा से आगे दूसरा ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। अब कॉमन एनिमल्स के अंदर अर्थवॉर्म हैं, लीचेस हैं, मेरीन वॉर्म्स हैं जैसे पॉलीचीट्स हैं। तो ये ऑर्गेनिजम्स जो है ये इसके एनिलिड्स के टाइप्स हैं। एवोल्यूशनरी एडाप्टेशन के अंदर इनके डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, माउथ टू एनस जो कि डेवलप हो चुका है। रेस्पिरेशन के अंदर इनके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, ऑर्गन्स नहीं है, सिर्फ स्किन के थ्रू ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं। सर्कुलेशन के अंदर इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं है, जस्ट ब्लड वेजल्स एंड हार्ट जो है वो मौजूद है। तो इनके पास एक क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है, स्पेशलाइज नहीं है, जस्ट क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें ब्लड वेजल्स हैं और एक हार्ट है जो ब्लड को पंप कर रही है। और जस्ट सिंपल सा सर्कुलेटरी सिस्टम है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ब्लड वेजल और हार्ट के साथ है। तो अब एक्सक्रीशन के अंदर नेफ्रीडिया मौजूद हैं एक्सक्रीशन के लिए। नर्वस सिस्टम के अंदर सिंपल नर्वस सिस्टम है ब्रेन एंड नर्व कॉर्ड के साथ, ठीक है। तो ये इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम सारे डेवलप हो चुके हैं जो ज़्यादा स्पेशलाइज नहीं है लेकिन मौजूद हैं। इंपॉर्टेंट एनिलिड्स अर्थवॉर्म्स हैं, इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं और ऑर्गेनिक मैटर को ऐड कर रहे होते हैं। लीचेस हैं जो मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं और मैरीन वॉर्म्स हैं जो मैरीन इकोसिस्टम के मेंबर हैं। नेक्स्ट है मोलस्का। तो आते हैं मोलस्का पे। जो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं, एक्चुअली ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं लेकिन इसके पास ऊपर से जो शेल होता है ये बहुत ही हार्ड होता है, एक्सोस्केलेटन इनका बहुत ही हार्ड होता है। ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं, ऑफन प्रोटेक्टेड बाय हार्ड शेल्स, और ये हार्ड शेल्स बनाते हैं जिनसे ये प्रोटेक्ट किए जाते हैं। इनमें ज़्यादातर एक्वाटिक हैं, मतलब कि ये ज़्यादातर वाटर के अंदर रहने वाले हैं, और टेरेस्ट्रियल भी इनके अंदर मौजूद हैं जैसे स्लग्स हैं या स्नेल्स हैं। तो ये स्नेल जो आप देख रहे हैं ये टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है। इनके अंदर बायोलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, सीलोमेट हैं। तो ये सारे मौजूद हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इनके अंदर ऑर्गन्स भी मौजूद हैं जो अलग अलग बॉडी के अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं। बॉडी प्लान के अंदर इनके पास 3 मेजर पार्ट्स हैं। एक है मस्कुलर फुट मूवमेंट के लिए, तो इनका ये फुट जो है ये मस्कुलर फुट है जो मूवमेंट के अंदर काम आता है। और इनका विसरल मास है जिनके अंदर इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, इनका यहाँ पर ये पूरा विसरल मास है। और मेंटल है इसका जो है फोल्ड ऑफ टिश्यू दैट एक्सक्रीट्स एन। तो यहाँ पर ये मेंटल, यहाँ पर एक लेयर होती है जो इसको शेल को जो है वो एक्सक्रीट करती है और यहाँ पर शेल को बनाती है। मैनी मोलस्क कंटेन रेड्यूला। बहुत सारे मोलस्क के पास एक तरह का रेड्यूला होता है यहाँ पर, और ये जो है वो टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो खाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ये माउथ भी डेवलप हो चुका है जहाँ पर ये रेड्यूला एक स्ट्रक्चर मौजूद है। और इनके अंदर रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इनके पास सेपरेट सेक्सेस हैं। हर्माफ्रोडिज्म भी मौजूद होती है, ठीक है। तो ये दोनों मौजूद होते हैं, सेपरेट सेक्सेस भी हो सकते हैं या फिर एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों सेक्स भी हो सकते हैं। इनके पास भी लार्वा बनता है और लार्वल स्टेज के अंदर उसके बाद यहाँ पर डेवलपमेंट होती है। तो इसके अंदर भी ट्रोकोस्फेयर जो है वो लार्वा मौजूद है, ट्रोकोस्फोर। तो उसके बाद है मोलस्का के अंदर कॉमन जो मोलस्क हैं वो स्नेल्स हैं, ठीक है। तो ये स्नेल आपको दिख रहे हैं, या स्लग्स हैं, तो ये स्लग है। अब स्लग के अंदर क्या होता है कि
शेल नहीं होती, जबकि स्नेल के अंदर शेल मौजूद होती है और कॉइल्ड शेल मौजूद होती है। अब ऑक्टोपस और स्क्विड्स भी इसके टाइप्स हैं। ऑक्टोपस जो आपने देखा है वो भी इसका ही एक एग्जांपल है मोलस्क का। इसके अंदर एवोल्यूशनरी एडाप्टेशन अगर हम देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट मौजूद है, माउथ से एनस तक 2 ओपनिंग्स हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इनके पास गिल्स आ चुकी हैं जो एक्वाटिक फार्म के अंदर मौजूद होती हैं, और लंग्स जो है वो टेरेस्ट्रियल फार्म के अंदर मौजूद होते हैं। ये एक्वा के अंदर भी रह सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी इनके अंदर कुछ होते हैं। सर्कुलेशन के अंदर इनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट के साथ और ब्लड वेजल्स के साथ ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम, जिनके पास हीमोलिम्फ जो है वो मौजूद होता है। उसके बाद एक्सक्रीशन है जिनमें वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम है नेफ्रीडिया के साथ। इनके पास नेफ्रीडिया होते हैं जो एक्सक्रीशन के लिए काम आते हैं। नर्वस सिस्टम के अंदर इनके पास ब्रेन और नर्व कॉर्ड्स हैं जो नर्वस सिस्टम का काम करते हैं। ब्रेन भी इनके पास मौजूद है, जो सिर्फ बॉडीड होती है, मतलब कि गैंग्लिया मौजूद होते हैं। इम्पॉर्टेंस क्या है इनकी, ये सोर्स ऑफ फूड हैं। जो सेलफिश है, सेलफिश ये सेल्फ शेल फिश है, सॉरी शेल फिश, ये एक्चुअली सोर्स ऑफ फूड है। एंड शेल यूज्ड फॉर डेकोरेशन, शेल डेकोरेशन के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। पर्ल्स जो है वो भी मोलस्क प्रोड्यूस करते हैं। पर्ल्स मतलब कि जो हीरे हैं वो भी यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इनके शेल्स होते हैं जो डेकोरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अभी ये चैप्टर बहुत लंबा है तो इसको हम आगे देख लेंगे, लेकिन यहाँ तक हम इस चैप्टर जो है वो स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे और उसको हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो ये शॉर्ट में जो है वो चीज़ें आपने 2-3 बार रिवाइज करनी है ताकि आपको एब्जॉर्ब हो जाएं और आपको इस चैप्टर में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो अगर लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके अपना हक अदा करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।